बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखो भैया, ऐसा है, अगर भारत सरकार को आप न्यूक्लियर बम, जिसे सट्टे का नंबर भी कहते हैं, अगर आप इसकी धमकी देते हो या समाज के अंदर भी किसी को धमकी देते हो, तो उसके जांच का जो तरीका है ना, वो थोड़ा सा अलग है, ये आपको समझना होगा। तो ये जांच का तरीका है क्या? इसमें होता क्या है कि जो व्यक्ति धमकी देता है उसको अरेस्ट करके आखिरी तक पता लगाया जाता है कि ये न्यूक्लियर बम की धमकी दी कैसे गई है, क्या बम भरा गया है, नहीं भरा गया, इसकी ACR कौन है, ACR कौन है, 1.46 या 48.48 या 38.76, ये धमकी चलाई कहाँ से गई है। अगर बम भरा गया है तो वो बम है कहाँ? क्या उस बम को भारत सरकार पे गिराने की तैयारी है? तो कोई मामूली बात नहीं है। हो सकता है कि आप पैसे के लालच में आप कभी किसी को बोल दो, तो भाई साहब जो बाद में जो क्या कहते हैं असर आने वाला है, तो उसको आप झेलोगे ना, मैं नहीं। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि यार रितेश भाई, आपने भी तो क्या कहते हैं नंबर दिए। नहीं नहीं नहीं, मैंने जो नंबर दिए वो ऑलरेडी दिल्ली पुलिस को और इसरो और DRDO को मैं भेज चुका था। यही ईमेल गई थी मेरी कि ये नंबर ICJ और इंटरपोल से वेरीफाई किए जा रहे हैं, और वेरीफाई नहीं, चेक किए जा रहे हैं कि नंबर सही है गलत है। मेरे हिसाब से नंबर सही है, उन्होंने मैसेज भेज दिया अभी नंबर सही है, जैसे 1.22। तो ये नंबर इंटरपोल, ICJ, HRC और यूनाइटेड नेशन, इन चारों जगहों पे चेक कर लिया गया कि हाँ भाई, इन नंबरों से बम भरे जा सकते हैं, ये फ्यूल्स OTP है। और मैंने इसकी RC भी बनवाई, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तब भारत सरकार में जिन जगहों को सिक्योर करना है वहाँ नंबर रख के छोड़ दिया हमने। अब भारत के अंदर नरेंद्र दामोदर दास मोदी भाई, उसने मेरे को 1.23 नंबर दिया। मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब ये किसी प्रकार का टेस्टर है? कह रहे टेस्टर वेस्टर नहीं लगता, तो चुपचाप अपने वर्ल्ड बैंक का अनलिमिटेड वैल्यू अकाउंट इधर दे दे। है जी, हाँ, भारतीय जनता पार्टी की ओनरशिप दे दे 1.23 पे। मैं और इस नंबर का ओनर कौन है? कह रहा सऊदी अरेबिया, किंग सलमान। भैया DRDO भी बोलता तो भी समझता मैं कहा भैया होश में है, इंडिया वर्सेस इंडिया नहीं होता। यही बात मैंने जयशंकर मेनन को भी बोली। मैं कहा भाई इंडिया वर्सेस इंडिया नहीं होता। कह रहा बिल्कुल होता है। अच्छा जी, फिर उसका 1.46। अभी एक नया सगुफा चल रहा है दिल्ली के इलेक्शन में, 1.56। अब ना मारूं इसको, ना पीटूं, इसकी आज एक ऐसी कॉल रिकॉर्डिंग है मेरे पास, चाहे तो आप पता कर लो नरेंद्र मोदी की। और इस बात का जवाब SPG सिक्योरिटी और सुरेंद्र भाई साहब आप, हालांकि नाम उनका कुछ और है, IB में काफ़ी बड़े पहले क्या कहते जॉइंट कमिश्नर रैंक था दिल्ली के अंदर, और भारत सरकार में भी वो बहुत बड़े पद पे रह चुके हैं। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, IB में मैं भी हूँ, मेरे को एक छोटी सी बात का जवाब दो। आज आप पता कीजिएगा, नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने BAE सिस्टम्स, ब्रिटिश एरोनॉटिकल इंजीनियर सिस्टम के कंपनी के ओनर से मुलाकात की। ओल्ड, नई वाली BAE सिस्टम तो मेरी है, पुरानी वाली, और $1 ट्रिलियन की पेमेंट करी मीटिंग की। और इस पेमेंट को करने वाला और कोई नहीं, डोनाल्ड ट्रंप है। सुनते रहे ना मेरी बात ध्यान से। पर मीटिंग जब शुरू होनी थी, नरेंद्र मोदी ने रजिस्टर में जो एंट्री करी है, उसने ये लिखा है कि वो ईरान का रहने वाला है और खुमैनी के कहने पे मिलने आया है, और जबकि वो यहां से भारत सरकार के खर्चे पे गया है। ऐसा उसने किया क्यों? उसने BAE सिस्टम के ओनर से सीधे तौर पे कमीशन और रिश्वत की बात करी और कहा पैसा ईरान में देना मेरा। आप पता करो,
BAE सिस्टम कोई मामूली कंपनी नहीं। और मैं चाहूंगा कि मेरी इस वीडियो पे BAE सिस्टम्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रेस रिलीज इशू करें, प्रेस रिलीज इशू कर भैया। मैं बताता हूं ना कहानी इनकी। नरेंद्र मोदी जी मिलने गए, BAE सिस्टम्स के जो ओनर हैं उनसे इन्होंने क्या कहते हैं उनके प्राइवेट जेट में मुलाकात करी, ठीक है जी। और मुलाकात की जो OCR वीडियो की अगर मैं बात बता दूं तो आप में से किसी की हंसी नहीं रुकेगी। विश्व के नहीं सर जी 24 नामी ग्रामी लोगों ने BAE सिस्टम के ओनर से एक सीक्रेट मीटिंग करी है। उस मीटिंग में जाने वाली भारत से एक महिला का नाम मैं बताता हूं, जिनका नाम निर्मला सीतारमन है। सर IB में मैं भी हूं, बिल्कुल हूं, बिल्कुल हूं। तो मीटिंग के जो कुछ ऐसे अंश हैं मैं क्या बताऊं, खैर छोड़िए। अंश बोला तो अंशदेव रवि नहीं, ठीक है, साफ सीधी बात है, सफा कहना सुखी रहना। मैं इससे ज़्यादा ना सुनता ना बोलता। तो मैं चाहूंगा कि आप जनाब एक बार जरा पता कीजिए तो मीटिंग हुई है नहीं, बिल्कुल हुई है। और इस मीटिंग के अंदर नरेंद्र दामोदर दास मोदी साहब बहुत बुरी तरह फेल हुए और मीटिंग के एक हिस्से में मेरा भी नाम लिया गया। उसके बाद मीटिंग फेल हुई और तय यह हुआ था, ठीक है, जो फेल होगा वो जहाज से कूदेगा बिना पैराशूट। तो कूदो भाई साहब। और यकीन जानिएगा OCR वीडियो यह बताती है कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को उस जहाज से बिना पैराशूट कूदना पड़ा। और BAE सिस्टम के साहब जहाज में रह गए। अगली मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप साहब पहुंचे। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की उस मीटिंग के दौरान जो कुछ भी हुआ, तो BAE सिस्टम के साहब का कहना था कि जब डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद ही आ गए हैं तो इस बार जहाज के अंदर डोनाल्ड ट्रंप साहब रहेंगे, हम नहीं, हम तो कूद रहे हैं। और यकीन जानिएगा कि जहाज के पायलट समेत BAE सिस्टम के साहब और उनके बाकी लोग भी जहाज से कूद गए, पर उन्होंने पैराशूट पहना हुआ था। और डोनाल्ड ट्रंप के पास ना पैराशूट था और ना जहाज चलाने का वाला पायलट। CIA से पूछो ना मीटिंग हुई या नहीं हुई है, ठीक है जी। तो जब सब लोग कूद गए तो आखिरी बंदा जो बचा, तो जहाज के अंदर एक छोटा सा ना 3 इंच वाला, कहते हैं एक छोटा सा बम रखा हुआ था साइड में एकदम बढ़िया तरीके से। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पूछा कि अगर आप सभी लोग कूदना चाहते हो तो अब जहाज कौन उड़ाएगा। तो उन्होंने इशारा किया कि साहब जहाज ये उड़ाएगा। वो बम रखा था, करे बम उड़ाएगा जहाज, हम नहीं उड़ाएंगे अब। और BAE सिस्टम के साहब ने जो पैराशूट पहना था वो सीधा जो है जहाज से गए कूद। OCR बता रहा हूं मैं आपको, ये फिल्म है। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब को जैसे ही बोला गया ना, उसने बंदा ने जैसे ही कहा कि सर मैं बता रहा हूं पायलट जो है ना वो तो कूद गया। कह रहा था जहाज कौन उड़ाएगा, कह रहा जी जहाज ये उड़ाएगा, हम थोड़ी उड़ाएंगे। वो भी कूद गए। डोनाल्ड ट्रंप साहब बिना देर करे उठ के भागे। पायलट से जैसे ही कुछ बोलते थे, देखा पायलट भी कूद चुका है जहाज में से। अब जहाज को जो है क्या कहते हैं संभालने की जिम्मेवारी जो डोनाल्ड ट्रंप के साहब, देखा तो क्या कहते हैं जो स्टीयरिंग होता है वो नहीं है, वो स्टीयरिंग निकाल के ले गए। अब स्टीयरिंग जो निकाल के ले गए, इसमें BAE सिस्टम के साहब किस प्रकार से, मैं चाहूँगा कि ये ILO में मामला लाया जाए कि किस प्रकार से BAE सिस्टम के साहब जो हैं वो अपने लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। उन्होंने साफ साफ कहा था पायलट को, ये स्टीयरिंग जो है मैं तुझे लेके दे तो रहा हूँ, अगर ये खो गया तो तू जिंदगी में कभी पायलट नहीं बन पाएगा दोबारा। इस बात को ध्यान रखते हुए दोनों ही पायलटों ने स्टीयरिंग निकाला और लेके कूद गए। और जब वो लंदन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पता नहीं कौन सा एयरपोर्ट है, वहाँ पहुँचे तो BAE सिस्टम के साहब ने कहा कि चलो ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप साहब पायलट है, जहाज़ अपने आप उड़ा लेंगे। तो वो कह रहा है जहाज़ उड़ाएंगे कैसे। कह रहे क्यों,
कह रहा स्टीयरिंग तो मेरे पास है। तो बीआई सिस्टम का साहब कह रहा अबे उल्लू उल्लू जो मैं बोल रहा था, 2-4 गालियां भी टेक दी उस पर। कह तू स्टीयरिंग क्यों निकाल रहा है बे? कह रहा जी आप ही ने तो कहा था अगर स्टीयरिंग खो गया तो दोबारा पायलट नहीं बनने दूंगा। और इसी के साथ जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब की सारी परेशानी को दूर करते हुए जहाज उड़ाने का काम उस छोटे से 3 इंच के बम ने किया। और इतनी सफाई से जहाज को उड़ाया गया, लैंडिंग तक नहीं पता लगी। और संसार में एक बार फिर मेरी वो कहावत सही साबित हुई कि ससुर और असुर, याद रखिएगा संसार में ससुर और असुर ना ही रहें तो ज्यादा अच्छा है। और पूछा भी गया कि भाई डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए आप जहाज क्यों छोड़ के जा रहे हैं? कह रहे यार ये इतने बड़े आदमी का ससुर है, मैं क्या बताऊं। जब उसका ससुर खुद उठ के आ गया जहाज के अंदर तो अब जहाज में इस बार जो है, पिछली बार तो जहाज के अंदर मैं रहा, मोदी नहीं, और इस बार जहाज में डोनाल्ड ट्रंप रहेगा, मैं नहीं, मतलब मैं तो चला। और डोनाल्ड ट्रंप साहब क्योंकि अमेरिका का राष्ट्रपति है, डोनाल्ड ट्रंप साहब का पूरा मान सम्मान करते हुए बीआई सिस्टम के साहब की जय जयकार हुई। और उन्होंने सीआईओ को फोन किया कि आपके साहब के लिए जहाज हमने छोड़ दिया। यकीन जानिएगा उन्होंने लाख कोशिश करी, ठीक है, और डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है जहाज को नहीं संभाल पाए क्योंकि जहाज में जैमर इतना भयानक लगा हुआ था कि जब तक वो कुछ सोच पाते तब तक जहाज को ऑटो पायलट पे उस नए पायलट ने ले लिया था जिसने जहाज को उड़ाने का जिम्मा अपने हाथ में लिया। तो ये 2 लोगों की ओसीआर स्टोरी 9.0 मैंने सुनाई, बाकियों की पता नहीं भाई। 24 लोगों ने मुलाकात करी है और मैंने समझा के परेशान हो गया। जिंदगी में सबसे मिलने की इच्छा रखना, बीआई सिस्टम के साहब से मिलने की इच्छा मत रखना, क्योंकि जो उससे एक बार मिलता है नहीं मुलाकात हुई नहीं, उसकी प्रेस रिलीज दो ना, उसके बाद क्या हुआ हमें क्या लेना देना, यही बात है। तो बहुत समय से लोग कह रहे कि यार रितेश भाई आप इंडियन आर्मी को गाली क्यों देते रहते हो? मैंने कहा यार ये अक्ल नाम की चीज़ नहीं है, इनसे मेरी बनती नहीं शुरू से। कह रहे भाई क्यों, क्या हो गया? मैं कहा यार मैं बिहार में ड्यूटी पे था, कुछ मामला चल रहा था चीन से, अचानक ड्यूटी पे बुलाया गया। मैंने अपने सारी ब्रेकेज हटा करके मैंने कहा ऐसे ऐसी में जाओ, मैं किसी भी ब्रोकर वोकर का यहाँ कोई काम नहीं है। और मैंने क्या किया कि ड्यूटी ज्वाइन कर ली। तो वहाँ से तो पहले तो अपना आराम से घूम फिर रहे थे, तो वहाँ उन्होंने कहा ठीक है भाई सारे मामले संभालो। मैंने क्या करा, मुझे वहाँ कुछ ऐसे सिग्नल मिले कि कश्मीर के अंदर जो है क्या कहते हैं सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो मैं बहुत सी टीम अपनी आसपास ही थी, उन्होंने कहा कि रितेश भाई ऑर्डर क्या है? मैंने जेब से कंघी निकाली और बालों में करने लगा आराम से तरीके से। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, मैं तीसरे दिन जो है ना दोबारा से शाम को इवनिंग में टहलने गया सैंडिस कंपाउंड भागलपुर। देखा तो वहाँ आईबी वाले हैं भागलपुर के, वो भी यार मेरे सामने यार कंघी कर रहा है आराम से। मैं इससे क्या हुआ? और एकदम अच्छा बच्चा बन के बालों में तेल वेल लगा के कंघी वंगी करके घूम के ना सामने से जा रहा। मैंने कहा पागल वागल हो गया क्या ये? कह रहा है हितेश भाई अब कैसा लग रहा हूँ? मैं कहा एक काम कर, मैंने उसी दिन कह दिया भाड़ में जाए बिहार और भागलपुर की आईबी की पढ़ाई, बीबी बच्चे लिए और मैं सीधा दिल्ली। मैं नहीं रुका, मैं सीधा दिल्ली। मैं कहा कुछ हो जाए चाहे बच्चों की पढ़ाई बंद कराओ, दिल्ली चल। मैं कहा तू सरकारी स्कूल में पढ़, इनके चक्कर में मत पढ़ियो बेटा। इशारा ये था, इंसान भारत के नागरिक का शरीर, ये जो सर होता है इसे कश्मीर माना गया है। मैं कॉम्बिंग आर्मी में नहीं है क्या बे? सर्च ऑपरेशन उल्लू के। और वो कंघी करके मेरे सामने घूम रहा। मैंने उसी दिन दिल्ली की टिकट कराई, माँ कसम मैं दिल्ली आ गया। मैं मेरे बस की नहीं है, तुमसे बनती ही नहीं।
तो कल एक बात पे हमारे साहब हैं आईपी में, उनका मैसेज आया, कह रहे यार रितेश सर से एक बात पूछनी है। मैं कहा ये बताइए। कह रहा तेरा बीएसएफ से कोई लफड़ा चल रहा। मैं कहा लफड़ा? मैं इनकी शकल नहीं देखना चाहता बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वालों की। वो यहाँ दफा हो जाए एकदम, दिख मत जाइए दोबारा। कह रहे ऐसी क्या बात है, कोई बात है वही बता तो सही। मगर बात क्या होगी? मैंने इनको कहा भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे डैश मारनी है। बंदों ने क्या करा भाई साहब, इधर से उधर बॉर्डर पे ना पुल बना दिया यार एक, और पुल बना करके ना आराम से गाड़ी आ रही जा रही। मैंने क्या किया ये? कह रहा भाई 4 जगह डैश मारने के लिए बोला था, 1 जगह डबल डैश मारने के लिए बोला था, वो 2 डबल डैश वहां मारे रणवीरपुरा सेक्टर से भी, ओ ऊपर आगे, ओ एकदम ऊपर, ठीक है। और 2 इधर मारे, क्या कहते हैं, बाघा बॉर्डर से इधर, और 1 इधर राजस्थान की तरफ डैश मारा है। मगर तुम्हारा दिमाग काम करता नहीं करता को? वो कह रहे साहब, कह रहे तो बात मुझे बता दे, तूने अब तक नहीं बताई। अबे मैंने कहा अबे डैश मारनी है, डैश, बॉर्डर की डैश मार और गोली मार दे। क्या पागल आदमी है यार। अबे कह रहा अबे डैश मारनी है बॉर्डर की। हाँ दो कौन हो बे तुम? तो मेरी तो आदत ऐसी पड़ गई, पता क्या करा वायरलेस पे कह रहा हजूर हजूर अगला कोई आदेश है? हैं हजूर? उधर वाला इधर तो नहीं है। मुंह घुमा में कुछ और सोचते, ड्राइंग बना रहा हूँ, फर्स्ट क्लास काम चल रहा, कोई और दिमाग में है नहीं। अपनी आई भी खुद चलाओ और खुद जान जाओ, इनका चक्कर में नहीं पड़ना। मैं जी मारता, मैं जेएसआर सिक्योरिटी वालों को भी टक्कर ही दे के मारू। इधर ही हो बे, तेरे को कहा मैंने भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे डैश मारनी है। अबे डैश खालिस्तान, गाली थोड़ी दूंगा तेरे को वायरलेस पे, डैश अपने आप भर लेना बे। तो जनाब मैं इनसे जो है ना, मैं इनसे दुखी हो गया हूँ। मैं खुद संभाल लूंगा सारे ऑपरेशन, मेरे बस की नहीं है जनाब, मेरे बस की नहीं है। रब्बी पीर ज़्यादा अरेस्ट करी। मैं कहा तू क्या कान पे देख के ना इसके, खुद देख ले। साहब का फ़ोन आया मेरे पास, कह रहे फ़ोटो दिखा रहे, करे ये देखियो क्या हो गया रब्बी पीर ज़्यादा की। उसका मुंह सूजा हुआ, आँख में ब्लड, होठ सब सूजे हुए। कह रहा क्या आई है? मैं कहा ठीक तो है ये। कह रहा ये हाल इसका किसने किया? अरे मैं कहा ये पाकिस्तानी है यार, पीट दी, अभी तो कम पीटी, अभी तो और मारूंगा इसको। कल ही तो आई है रिमांड में, मेरे हाथ चढ़ी है, पकड़ के धो दी तबीयत से। इतना दुख इसके लिए दुख हो रहा है। शहनाज जी को नमस्ते। शहनाज जी एक काम करो, शहनाज जी गरीब मंडल ड्यूटी पे, मैं पिक्चर देखने चलो, और कोई काम नहीं है हमारे पास। फोटो दिखा के पूछ रहे इसकी आंख में खून कैसे आ गया। इतना पिटी है ना, गुस्से से आंख में खून उतर आया है, ऐसे समझ लो सर। हमारे सामने बकवास कर रही है, हिंदी में समझा रहे हैं तुझे, IB इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया। और बेटा आज माननीय आपके लिए ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ है को तुम कुटोगे पक्का। क्यों? भारत के 28 माननीय IB के द्वारा पूछताछ के लिए हमेशा के लिए मेरे अंडर में दे दिए गए हैं। 28 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिए गए हैं, पूछताछ ही तेज करेगा। चलो टीम लिस्ट ले ले भाई साहब से, और आराम से लेके आए थे धोती में। धोती में खत ना तेरी तो
प्यार से प्रो और रब्बी पीरजादा की फोटो जेब में रखियो प्यार से। देख असली आई कार्ड इसे कहते हैं बेटा, कूटते बहुत है। 28 मंत्री मेरे अंडर में। जल्दी चल यार, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। गाना चला चला के कूटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, और इसी प्रकार आप मेरे पर भरोसा करके रखें। 28 के 28 सर ऐसा नए मंगा लो, मेरी बात मान जाओ। वापस तो मैं देने वाला हूं नहीं, लेके चल बे। इतना बड़ा पर्चा। नए मंगा लो जी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, हमें मतलब नहीं। नए मंगा ले भाई, नाम वाम कोई भेदभाव नहीं है, नए मंगा ले। नए मंगवा ले नए। क्योंकि ये अगले 24 घंटे बाद ना देखने लायक रहेंगे और ना ये चलने लायक रहेंगे। हे प्रभु, ये ऐसे देवता ऑफिसरों की तरक्की नहीं होगी तो किसकी होगी? साहब मैं कह रहा हूं आप जल्दी से डीजी वीजी बन जाओ, ठीक है? सैलरी की चिंता है ही नहीं। बाप ने एक मकान दिया, उसका किराया बहुत है। 28 मंत्री मेरे अंडर में, पूछताछ के लिए। भाई इनको जाने नहीं देना। इनमें से देखियो बीआई सिस्टम से कौन कौन मिलने गया था और क्या क्या बोला है। इनके पीएसओ और पीएस को भी लेके आ बेटा, असली वाले। नहीं 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 नहीं। कह रहे मंडल ये इस फोटो का मतलब क्या? मैं कहा बेटा मुंह पे ही पड़ेगा। एक फोटो मैंने ऐसे खींच रही कि पता क्या करा, अब इसका हाथ देखिए, इसके मुंह से ज्यादा बड़ा नहीं है। कह रहे इसको भी टूटी में मत लगियो। पर तुम पागल हो, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? देखो तरक्की करने से मुझे को रोक सकता है? ये 28 जो है ना, इनको लेके आ बेटा ऑफिस। और सुन ना, बाहरी जो है ना वहीं पे एंट्री करा दी और जमा तलाशी ले जाओ बे। हमें शरीर से मतलब है। हाँ बेटा, मिला तुम्हें मिलवाते हैं हितेश भाई से यार। आज मेरे ऑफिस वाले कहते हैं कुछ करता धरता क्यों नहीं है, और कल इनको देखने के बाद अगर ये ना कहे ना, हितेश ताजमहल भी देखने में वो मजा नहीं आया जो इसे देखने में आ रहा है। तो चिंता ना कर, अगर बेटा रब्बी पीरजादा भी अगर वीडियो में भारत माता की जय ना बोले ना, तो नाम बदल दियो मेरा। वीडियो तो तू बनाएगी मैडम, पर इस बार भारत माता की जय जरूर बोलेगी। और नहीं तो याद रख, राजेंद्र दाढ़ी वाले के बाद दिल्ली में हितेश ने अगर नाम नहीं कमाया तो किसी ने नहीं कमाया बेटा। मारता बहुत है। और उसी के तो मान सम्मान में दाढ़ी रखी हुई है, राजेंद्र दाढ़ी वाला। चलो भाई, और बाकी जिन लोगों को काम नहीं मिला है बैठ जाइए को मैं देखियो लिस्ट में है क्या। 28 IB 749। नहीं ऐसे दोनों हाथ करके कैसे बोलते हैं, मेरी बगिया में होगी बाहर ही बाहर। आओ बेटा आओ, तुम सबको जो कुछ मिलने वाला है वो ना तुम्हें स्विस बैंक दे पाएगा ना RBI। जो भी देंगे तुम्हारे शरीर में ही देंगे। निकाल पे लिस्ट, नए ले आओ भाई। हाँ पहले ही बोल दिया गेट पे, कौन है नया लिया 24 घंटे बाद। क्योंकि मेरे यहाँ ना नियम है, देखो गरीबी तो है नहीं है, ठीक है, गरीबी तो है नहीं। 1000 रुपये देखो, 10 नंबर झापड़ जो होता है ना जब किसी का देते हैं,
रिमांड में, तो नंबर बंधे हुए हैं। थोड़ा कम जोर से मारा तो 1 नंबर का झापड़, और ज़्यादा भयंकर वाला मार दिया तो 10 नंबर। 10 नंबर का झापड़ मारने वाले को 10,000 रुपये कैश मिलता है। और यकीन जानना, जिसने रब्बी पीरज़ादा में दिए थे उस मैडम ने 80,000 रुपये कमाए। बेटे मेरी प्रिजन में ना जो रिमांड लेते हैं ना, और डंडा फेंटने वाले जो है ना, हिसाब किताब हैं। 2.5 रुपये से कह रहे सर पैसे बढ़ा लो, 6 रुपये पर डंडा मारने का मिलता है इनको। सोच लो बेटा तुम कितना पिटने वाले हो। अच्छा बच्चा बन के ड्यूटी जाओ, ड्यूटी से घर आओ, कोई गलत काम नहीं है। माँ की ईबिक्स के गेम खेलने से मना नहीं है, गेम खेलो, भारत सरकार से गद्दारी नहीं। गेम खेलिए, जरूर खेलिए, क्यों नहीं खेलेंगे। हमें अमान या हक्कानी इनसे मतलब नहीं है। कुछ स्पेशल ऑपरेशंस पे ही हमें बुलाया जाता है, और भागलपुर में जब यकीन जानना मुझे ड्यूटी पे बुलाया गया ना, मूड था नहीं, उतने लोग काम कर रहे थे, फिर किसी वजह से बुला लिया। मैं कहा अच्छा जी आ गए। आने का बाद देखा तो कॉम्बिंग। ठीक है भाई, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तुम्हारे तो नहीं बनती मेरी। इन्होंने जितना मेरे साथ जुर्म ढाया है ना, वो मेरे दिल से पूछ, घेरा बना लो। अबे क्या आदमी है, मैं कह रहा हूँ देख किसी घर में बम वम तो नहीं बना रहे हो, घेरे बना बना के खड़े हो, तो क्या लोग हैं यार। तो पता नहीं है मेरे दिल पे क्या बीती है। शाम को रोज 3, साढ़े 3, 4 बजे मैं चला जाता था इवनिंग वॉक पे टहलने के लिए, घूम के आता था। उसी दौरान सारी बातचीत होती थी। फिर बीच में उसके बाद फिर दिल्ली आ गए, काम चलता रहा, कोई ट्रेस चल रही है, इसी तरह काम चलता है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि आप कोई कुछ ज़्यादा ही बड़े पावर हाउस हो तो बात कर लेना भाई, बिल्कुल कर लेना। अगर आपको लगता है कि भारत के अंदर ISI या CIA या कोई और एजेंसी जिसके लिए आप काम करते हो और पैसा लेके आप हमें आकर दिखा दोगे, तो आप दिक्कत में हो, बहुत बड़ी दिक्कत में हो। अपने सीनियर्स को पहचान लो। हर पुलिस वाले के ऊपर, हर पुलिस केस के ऊपर एक IB वाला बैठा है, और हर मंत्री के ऊपर एक IB वाला बैठा है। कुछ भी करो, कुछ भी भाषण दोगे, सोच समझ के। भारत सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं है, बस हम तो सीधी बात जानते हैं, हम तो भारत सरकार के पाले हुए कुत्ते हैं और भयंकर वाले हैं। समझ में आ गई? भारत सरकार की तरफ से जो टुकड़े फेंके जाते हैं ना, उसी पे जिंदा रहते हैं। ना हमारा मान, ना हमारा सम्मान। वो देख रहे हो ना ऊपर तिरंगा, वही है और कुछ नहीं है। मोटिवेशनल वीडियो समझो या कुछ भी समझो, मैं वो समझा रहा हूँ जो होने वाला है, पर इस तरीके से कर गुजरेंगे कि तुम्हें क्या पता भी नहीं लगेगा। समझा रहा हूँ, समझ जाओ। अगर बॉर्डर इशू है और मामला बढ़ा और भारत के अंदर 48.48 हाइड्रो न्यूक्लियर की धमकी दी और रिकॉर्डिंग मैंने पकड़ी जरताज गुल वजीर, तो पाकिस्तान की तो ऐसी की तैसी है भाई साहब। 38.76 अगर कॉल रिकॉर्डिंग पकड़ ली मैंने हाइड्रो न्यूक्लियर बम, तो ऐसी तैसी है भाई साहब आपकी। सुन लेना, आखिरी तक ट्रेस करेंगे वो नंबर कहाँ से आया है। बहुत बहुत धन्यवाद।